अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई स्टेबलाइज़र बनने के लिए आ जाता है तो आप किस तरीके से उसका वाइंडिंग डेटा निकाल सकते हैं और किस तरीके से आप उसको वाइंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं फुली डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ आप दोस्तों तक पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक ट्रांसफार्मर है। तो ये दोस्तों स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, यानी ये वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसकी जो मेजरमेंट है वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूं। उसके बाद जो वायर गेज और जो टर्न हमने इसके अंदर दिए हैं वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी मेजरमेंट आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे ट्रांसफार्मर की मोटाई और स्टेक हाइट है। इसको हम मोटाई भी कह सकते हैं और इसको हम इसकी स्टेक हाइट भी कह सकते हैं। तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं और आप अपनी बॉबिन से भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने एक खाली बॉबिन है। तो ये 1.5 बाई 2 की है। तो इसके अंदर एक लंबाई वाला हिस्सा है और एक इसके अंदर चौड़ाई वाला हिस्सा है। ये जो चौड़ाई वाला हिस्सा होता है दोस्तों, इसको हम विड्थ कहते हैं या फिर इसको हम सेंटर पोल कहते हैं। और इसका जो लंबाई वाला हिस्सा होता है इसको हम इसकी स्टेक हाइट कहते हैं। तो फ्रेंड, जब भी आप छोटे स्टेबलाइज़र के ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कोर इस्तेमाल होती है उसका जो सेंटर पोल होता है यानी दरम्यान वाली जो उसकी लेग होती है वो 1.5 इंच की होती है। तो इसलिए आपके पास जो भी बॉबिन होती है वो 1.5 बाई 2 की होती है, 1.5 बाई 1.5 की होती है, 1.5 बाई 2.5 की होती है या 1.5 बाई 3 की होती है। तो ये जो इसकी वेट होती है ये आपके पास छोटे ट्रांसफार्मर के अंदर 1.5 ही रहती है। चाहे आपके पास 2500 वाट का स्टेबलाइज़र आता है या 3000 वाट का, 3500 या 4000 वाट का आता है। तो इनके अंदर जो छोटे ट्रांसफार्मर इस साइज़ के इस्तेमाल होते हैं उनका जो सेंटर पोल होता है या जो उनकी वेट होती है, उनकी जो चौड़ाई होती है वो हमेशा 1.5 इंच ही रहती है। अलबत्ता इनकी लंबाई के अंदर फ़र्क आता रहता है, इनकी मोटाई के अंदर फ़र्क आता रहता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तो इस ट्रांसफार्मर की जो मोटाई और स्टेक हाइट है वो कुछ और है। किसी और स्टेबलाइज़र के अंदर देखेंगे तो ये कम या ज़्यादा हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने जिस बॉबिन के ऊपर अपने स्टेबलाइज़र को तैयार करना है तो आपने उसकी वेट भी देख लेनी है और उसकी स्टेक हाइट भी देख लेनी है। वेट तो ज़्यादातर आपके पास 1.5 इंच की रहती है और जो इसकी स्टेक हाइट रहती है वो बदलती रहती है। तो ये जो दोस्तों हमने स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर तैयार किया है इसकी जो लंबाई और स्टेक हाइट है वो 2.5 इंच है, यानी इसकी जो वेट है वो 1.5 इंच है और इसकी जो मोटाई और स्टेक हाइट होगी तो वो 2.5 इंच होगी। तो दोस्तों हमने करना ही होता है कि सबसे पहले हमने इसकी स्टेक हाइट और इसकी जो वेट होती है इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इस ट्रांसफार्मर की जो वेट है वो मैंने आपको बताया है कि ये नॉर्मल हमारे पास 1.5 इंच ही रहती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ 1.5 इंच आप दोस्तों के सामने। तो ये 1.5 इंच लिखने के बाद हमने मल्टीप्लाई करना है इसको 2.5 के साथ, क्योंकि हमारे ट्रांसफार्मर की जो मोटाई और स्टेक हाइट है वो 2.5 इंच है। तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी 3.75। तो इसको दोस्तों हमने डिवाइड करना है एक और फिगर से। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। ये आपने कहीं पे लिख लेना है या फिर आपने अपने जहन के अंदर रखना है कि 3.75 आपके पास आंसर आया था। तो इसको यहाँ से कैंसिल करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 के बाद मैं तकसीम का बटन प्रेस करता हूँ तो 8 डिवाइडेड 3.75। तो अगर इसको आप तकसीम करते हैं तो आंसर आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाता है 2.13। तो पॉइंट के बाद आपने 2 से 3 हिस्से लेने होते हैं। तो आप इसमें से 2.13 कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास जो आंसर आया है वो 2.13 आया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 2.13।
तो अभी ये हमारे पास टर्न रेशो आ चुकी है। तो इस ट्रांसफार्मर को दोस्तों हमने डबल वाइंडिंग इसके अंदर की है, यानी इसकी प्राइमरी की वाइंडिंग अलग है, सेकेंडरी की वाइंडिंग इसकी अलग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमने दोस्तों इसके अंदर 220 या 230 के मुताबिक करनी होती है। तो इसको हमने इस टर्न रेशो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको आप अगर 220 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है जी 468, यानी 468 टर्न आपने 220 वोल्टेज के लिए देने हैं प्राइमरी के अंदर। और अगर वायर गेज की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर आप 23 नंबर कॉपर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 22 नंबर कॉपर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 22 और 23 दोनों तारें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी प्राइमरी के अंदर। इसी टर्न रेशो यानी 2.13 के साथ हम मल्टीप्लाई करके बाकी के जो टर्न है वो भी निकाल लेंगे। तो पहली लूप हमने 40 वोल्ट पे निकालनी है, उसके बाद हमने 50 पे निकालनी है, फिर 55 पे और फिर लास्ट लूप हमने 60 वोल्ट पे निकालनी है। तो डायग्राम के ज़रिए भी मैं आप दोस्तों को समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी लूप्स निकालेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने एक डायग्राम बना लिया है और इसके ऊपर हमने 0 से इसकी वाइंडिंग को स्टार्ट किया है। जैसा कि ट्रांसफार्मर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पहली लूप है ये हमारी 0 वाली है, तो ये हमारी लूप नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद हमने 220 के लिए वाइंडिंग करनी है, तो 220 वोल्ट के लिए हमने 470 टर्न देने हैं। तो ये आप 22 नंबर से भी दे सकते हैं और 23 नंबर से भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी महारत पर। अगर आप पुराने वाइंडिंग करने वाले हैं और लेयर के अंदर आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो फिर 22 नंबर भी आप इसके अंदर आसानी से डाल सकते हैं। और अगर आप लेयर के अंदर नहीं बना रहे तो फिर आपने 23 नंबर कॉपर वायर इसके अंदर इस्तेमाल करनी है प्राइमरी के लिए। उसके बाद आपकी लूप नंबर 2 आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर ये लूप नंबर 2 है। तो जो मेन हमारी सप्लाई आएगी वो दोस्तों हमारी लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2 के ऊपर हमने इसको लगा देना है। तो सर्किट को ऑपरेट करने के लिए दोस्तों 18 वोल्ट के ऊपर हमने एक लूप निकालनी है, क्योंकि हमारे जो सिंपल सर्किट होते हैं ये ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, तो इनको थोड़े से ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपने 16 से 18 वोल्ट की एक लूप आपने इसके लिए निकालनी है। तो 470 के बाद हमने 40 टर्न मज़ीद देने हैं, तो एक लूप हम निकालेंगे तो टोटल टर्न हमारे बन जाएंगे 510, यानी 470 के बाद हमने 40 टर्न मज़ीद दिए हैं तो एक लूप हमने निकाली है। टोटल टर्न अगर आप गिनेंगे तो 510 हो जाएंगे और अगर एक से आप शुरू करेंगे तो 40 टर्न देने के बाद एक लूप आपने निकालनी है। ये आपकी लूप नंबर 3 हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी लूप नंबर 3 है और ये छोटी हमने निकाली है सर्किट को ऑपरेट करने के लिए। तो उसके बाद दोस्तों हमारी लूप नंबर 4 आएगी जो कि 40 वोल्ट के लिए होगी और इसके लिए मज़ीद हमने उन्हीं 40 के साथ 45 टर्न और मिलाने हैं। तो हमारी सेकेंडरी की पहली लूप आ जाएगी और टोटल टर्न आप देखेंगे तो 555 टर्न के ऊपर आपकी ये लूप निकलेगी। यानी अगर आप काउंटर मीटर को 0 पे नहीं करते, लगातार आप वाइंडिंग करते जाते हैं तो 470 पे एक लूप आपने निकाली है, 510 पे आपने एक लूप निकाली है, उसके बाद फिर 555 पे आपने एक और लूप निकाल लेनी है। उसके बाद दोस्तों 40 के बाद हमने 50 वोल्ट के लिए लूप निकालनी है, तो जिसके लिए हमने 106 टर्न मज़ीद देने हैं। तो अगर आप लगातार टर्न काउंट करते जा रहे हैं तो 555 के बाद 106 इसके अंदर ऐड होंगे तो ये 661 टर्न आपके पास बन जाएंगे। उसके बाद हमने 55 वोल्ट के लिए एक लूप निकालनी है, जिसके लिए हमने 117 टर्न मज़ीद देने हैं और अगर लगातार आप टर्न को काउंट करते आएंगे तो ये आपके 878 टर्न पे लूप निकलेगी। उसके बाद दोस्तों 60 वोल्ट के लिए आखिरी लूप हमने निकालनी है, जिसके लिए हमें मज़ीद 128 टर्न देने पड़ेंगे और अगर लगातार आप इसको काउंट करते आएंगे तो 478 टर्न पे लूप निकालने के बाद 906 टर्न पे आपने लूप निकालनी है। तो इस तरीके से टोटल आपके पास जो लूप्स होंगी वो 1 2 3 4 5 6 और 7 लूप्स होंगी। तो इनमें से जो पहली है ये आपकी न्यूट्रल है और उसके बाद जो दूसरी लूप है ये आपकी 220 के लिए यानी डायरेक्ट आपकी
जो मेन सप्लाई होती है वो पहली और दूसरी लूप के साथ आके टच होगी। उसके बाद जो तीसरी लूप है ये दोस्तों आपने सर्किट को ऑपरेट करने के लिए लगानी है, यानी सर्किट के अंदर जो दो तारें आपने लगानी होती हैं सर्किट को चलाने के लिए, वो दूसरी और तीसरी लूप से आपने उठा के दो तारें सर्किट को दे देनी है। तो पहली और दूसरी लूप के ऊपर मेन सप्लाई आएगी, दूसरी और तीसरी लूप में से आपने सर्किट के लिए सप्लाई निकालनी है। उसके बाद 4, 5, 6 और 7 ये जो 4 लूप्स हैं ये आपकी सेकेंडरी की होंगी। पहली लूप आपकी 40 वोल्ट पे है, दूसरी 50 पे, तीसरी 55 पे और चौथी 60 वोल्ट पे है। तो इसके लिए अगर आपने सेकेंडरी के अंदर 23 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है तो फिर ऊपर आप 22 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल करेंगे, और अगर नीचे आपने 22 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है तो ऊपर आप 21 नंबर कॉपर वायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टोटल इसको 22 नंबर कॉपर वायर के अंदर भी वाइंड कर सकते हैं, कोई इसके अंदर इशू नहीं है। तो फ्रिज के साथ या कूलर पंखे के साथ ये बड़ा बेहतरीन तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो इसकी बॉबन की मेजरमेंट है वो भी मैंने आप दोस्तों के सामने लिख दी है कि इसकी जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच है, और इसकी जो टोटल मोटाई है वो हमारे पास 2.5 इंच है। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3.75, और 3.75 को हमने 8 के ऊपर डिवाइड करना है तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.13। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि जी 8 कहाँ से आ जाता है, 8 कहाँ से आ जाता है। तो इसको दोस्तों सादे लफ्ज़ों में यूँ समझें कि 1 इंच के ऊपर अगर 8 टन हम देते हैं तो 1 वोल्ट हमारा जनरेट होता है। तो आई होप आज का ये ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।